Hello student, welcome to your first biology lecture. I am Dr. Shailesh. I will be taking your all the biology lectures at Global Science Academy. I welcome you all at the Global Science Academy. So specifically talking about the field of biology, तो हम सबको already पता है कि 10th में ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 11th 12th के बाद क्या करना है, या फिर मेजॉरिटी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये पहले सोच लेते हैं कि मुझे क्या करना है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि 11th में आने के बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, थोड़े से वो डाइसी होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। बायोलॉजी व्हाट यू हैड स्टडीड इन योर 10th एंड व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर 11th एंड 12th इज ऑलमोस्ट सेम। बस डिफरेंस ये है कि आपने जो कंसेप्ट एक वर्ड में सुने थे आपके 10th में, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर अभी एक चैप्टर है या फिर पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है। एंड व्हाट हैपेंस कि सेम कंसेप्ट इन डेप्थ में आप जो है वो 11th और 12th में पढ़ोगे, जिसके वजह से आपके जो कोई कंसेप्ट समझिए आपको समझ में नहीं आए थे, या फिर कुछ कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे थे 10th में, या फिर कुछ कंसेप्ट बोरिंग लगे थे, तो अब वो सारा का सारा बदल जाएगा। तो फॉर दोज स्टूडेंट जिनको साइंस 2 इतना पसंद नहीं था उनके 10th में, उन लोगों को अब ये जो 11th का बायोलॉजी है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज ये एक बहुत ही ल्यूसिड मैनर में सिलेबस को डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर आई एम टेकिंग इज सेल डिवीजन। व्हाई आई एम टेकिंग दिस चैप्टर? बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक चैप्टर, एंड इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जो है वो अपने 10th में पढ़ चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। नाउ as the word suggests, that is cell division. So when we say cell division, so first let's study or let's understand what is basically a cell. Cell is a structure which has formed all the organism, या फिर सेल अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके वजह से सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। Whether we talk about unicellular organism or we talk about multicellular organism, all the organisms are been formed from the cell. ठीक है? Therefore, cell is also called as basic structural and functional unit of body. Because हमारे बॉडी में जो भी कोई फंक्शन परफॉर्म हम करते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, वो हम क्यों कर पाते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप। दैट इज व्हाट? फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर। ओके, फर्स्ट इज unicellular and another is multicellular. तो अगर मैं इसको सिंपली डिजाइन करूं तो मैं सिंपली इसको ऐसे डिजाइन कर सकता हूं कि फर्स्ट कैन बी यूनि, सबसे पहला क्या हो जाएगा यूनिसेल्युलर, और दूसरा क्या हो जाएगा इट इज अ मल्टीसेल्युलर। सो सेल कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप में सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, और वो एक सेल का एक्टिविटी जैसे ही खत्म हो जाएगा वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। ठीक है? बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सो दिस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और इनके अंदर जो सेल का नंबर है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। So what happens? This one cell divides to form another cell, or we can say that this new cell is been formed from pre-existing cell. मतलब ये जो मदर सेल है, ये मदर सेल अपने आप में क्या होगा, डिवाइड होगा, और मदर सेल डिवाइड होने के बाद नए सेल्स बनाता है, जिसके वजह से लाइफ में कंटिन्यूएशन होता है। या फिर जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, उस वक्त हमारा साइज क्या था, कम था, हाइट क्या था, छोटा था। अब स्लोली स्लोली हमारे बॉडी में क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, एंड दिस ग्रोथ is because of the division of
सेल, या फिर हमारे बॉडी में हर एक सेल का अपना एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है और उस लाइफ स्पैन के बाद वो सेल मर जाता है। तो मरने से पहले वो सेल जो है वो खुद के जैसे ही दूसरे टाइप के सेल्स को बनाता है, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इज कॉल्ड एज सेल division. So cell division is a chapter in which we are going to study that how a one cell is dividing to form the another cell. Okay, या फिर एक सेल खुद के ही जैसा दूसरा सेल कैसे बनाता है, that we are going to study. Okay, now when we talk about the human being or any multicellular organism, so in the body of multicellular organism, so we have a two type of cell. First is somatic cell and another is germ cell. Now when we say somatic cell is called as body cells, or this somatic cell forms the body structure. तो हमारे बॉडी में लिवर है, किडनी है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को बनाने वाले सेल का नाम क्या है? सोमैटिक सेल. कौन सा सेल? सोमैटिक cell. So therefore we say that this somatic cell forms the body structure or body organ. The other type of cell that we have is called as germ cell, and this germ cells are responsible for forming the gametes. तो हमारे बॉडी में स्पर्म बनता है, ओवा बनता है, एग बनता है, तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है? अपने आप में gametes हैं. And this gametes are being formed because of germ cell. तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि in human being cells are of two type. कौन कौन सा? First is somatic cell and another is germ cell. पहला कौन सा है? Somatic cell and another is germ cell. Okay, तो somatic cell क्या बनाएगा? Body structure, और germ cell क्या बनाएगा? Gametes. Is that clear? So somatic cell will form the body structure and germ cell will form the gamete. Okay, I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. Now let's discuss the definition of cell division, or what is basically a cell division. Now when we say cell division, it is a sequential process. So सबसे पहला वर्ड जो हमको यहाँ पर समझना है, that is what? It is a sequential process. Now when we say sequential, तो sequential का मतलब होता है one after another, one after another. तो इसका मतलब क्या हो गया कि imagine करो ये एक मदर सेल है और ये मदर सेल अपने आप में क्या हुआ? डिवाइड हुआ. ओके, and so after division of this mother cell we got this cell and this cell. After some time even these cells will divide, मतलब थोड़े वक्त के बाद ये सेल भी क्या होगा? अपने आप में डिवाइड होगा. ठीक है, तो जिसके वजह से क्या हो गया कि दिस मदर सेल डिवाइडेड टू फॉर्म डॉटर सेल. आफ्टर सम टाइम दिस डॉटर सेल will act as mother cell. This daughter cell will act as mother cell and this daughter cell will also divide. तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन डिवाइड होगा, फिर दूसरा जनरेशन जब डिवाइड होगा तो उसके बाद तीसरा जनरेशन डिवाइड होगा, और कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस अपने आप में चलता रहेगा. तो दिस प्रोसेस इज बीन कॉल्ड एज सीक्वेंशियल, या फिर कोई भी प्रोसेस जो वन आफ्टर अनदर कंटिन्यूअसली चलते रहता है उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको सीक्वेंशियल का मीनिंग समझ में आ गया. तो इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस वेयर वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 or 4 डॉटर सेल. तो क्या होगा? सेल डिवीजन दो टाइप का होता है. ओके, सबसे पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस. So when we say this is somatic cell, so generally somatic cell has mitosis. मतलब ये जो हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उन नॉर्मल सेल्स में जो डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस. ओके, सो माइटोसिस जनरली टेक्स प्लेस इनटू द नॉर्मल बॉडी सेल्स. And when we talk about the germ cells, so this germ cells
अंडरगोज अ मियोसिस। ठीक है, तो ये जो जर्म सेल है वो जर्म सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइटोसिस, अगर हम माइटोसिस के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू सेल। एंड अगर हम लोग मियोसिस के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4 सेल्स। ओके, देयरफॉर व्हाट इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेल डिवीजन? कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेल डिवीजन इज, ये अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा, नहीं तो फिर वो 4 सेल बनाएगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल डिवीजन? कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सेल डिवीजन इज, इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस where one cell divides to form 2 or 4 daughter cell। मतलब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाएगा, नहीं तो फिर 4 सेल्स बनाएगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस। तो अब क्या होता है कि अगर हम लोग माइटोसिस के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बोला कि माइटोसिस के अंदर ये जो एक मदर सेल है वो एक मदर सेल डिवाइड होकर क्या बनाएगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज mitosis। okay, and mitosis is the single step process। okay, एक ही स्टेप में माइटोसिस कंप्लीट होता है। but whereas when we talk about the meiosis, so meiosis takes place in 2 steps। Therefore, when we talk about meiosis, so meiosis is two-step process। So this is called as intermediary step, or this is also called as M1। तो M1 मतलब first phase and this is called as M2। so M2 is the second stage। तो आपको क्या याद रखना है कि there is something called as mitosis which is a single step process। here one mother cell divides to form 2 daughter cells, and next is meiosis। so meiosis is the 2-step process where one mother cell divides to form 4 daughter cells। okay, now next part, when we talk about the mitosis, so mitosis takes place into the diploid cells। mitosis कहां पर होगा, diploid cells के अंदर होगा। and when we talk about the meiosis, so meiosis will take place in the haploid cells। so generally body cells are diploid and the gametes are haploid, therefore we say that the mitosis will take place in the diploid cell and the meiosis will take place in the haploid cell। okay, so I hope यहाँ तक आपको clear हो गया होगा। so now let's start the complete process of the cell division। so सबसे पहले मैंने क्या बोला कि cell division is the sequential process, मतलब वो एक के बाद एक continuously होते जाएगा। so basically this continuous process of one cell dividing to form daughter cell is called as cell cycle, या फिर वो complete process जहां पर एक सेल जो है वो डिवाइड होके 2 या 4 सेल बनाता है, उस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं, दैट कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। कौन सा साइकिल, सेल साइकिल। ठीक है, नाउ सो दिस सेल साइकिल दैट आई हैव मेड इट by keeping 24 hours in the mind, because हमारे बॉडी में हर एक जगह पर सेल है और इन हर एक सेल का डिवीजन टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। ऑन एन एवरेज जनरली वी से दैट द स्किन हैज द डिवीजन टाइम ऑफ 24 आवर्स। ओके, तो ये जो सेल साइकिल मैंने बनाया है वो ये सेल साइकिल को मैंने 24 आवर्स के हिसाब से बनाया है।
So when we talk about the cell cycle, so complete cell cycle, this particular complete cell cycle is divided into two phases. How many phases? Two phases. First is called as M phase and another is called as interphase. Okay, so now सबसे पहला क्या है? सेल cycle. So this cell cycle is of two parts. Cell cycle has two phases. तो सबसे पहले फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेज. कौन सा फेज? इंटरफेज. कौन सा फेज? इंटरफेज. And another phase is called as M phase. कौन सा phase? M phase. Okay. Now this M phase can be mitosis or it can be meiosis. ये जो M phase है वो mitosis भी हो सकता है या फिर वो meiosis भी हो सकता है. So cell cycle में कितने phases हैं? दो phases हैं. पहला कौन सा है? इंटरफेज और दूसरा कौन सा है? M फेज. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस सेल साइकिल में कितना फेज है? दो फेज है. दैट इज एम फेज एंड इंटरफेज. ओके, एम आई क्लियर? नाउ सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरफेज. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरफेज, सो इंटरफेज विद इन इटसेल्फ इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. मतलब इंटरफेज अपने आप में टोटल तीन पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है G1 फेज, नेक्स्ट इज S फेज एंड थर्ड इज G2 फेज. इसका मतलब इंटरफेस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? इंटरफेस तीन पार्ट में डिवाइडेड है. G1, S एंड G2. दैट इज G1, S एंड G2. ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ. ओके, नाउ so ये G का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ. ओके, एंड दिस S स्टैंड फॉर सिंथेसिस. तो ये G का मतलब क्या है? ग्रोथ एंड S का मतलब क्या है? सिंथेसिस. ओके, तो दैट मींस G1 का पूरा मतलब क्या हो गया? G1 मींस ग्रोथ 1, G2 मींस ग्रोथ 2 एंड S मींस सिंथेसिस. ओके, सो इंटरफेज में कितना पार्ट हो गया? ग्रोथ 1, synthesis and growth 2. Okay, now so let's discuss what is G1, S and G2. But before that, when we talk about any cell cycle, so हर एक cell cycle में कितना part है? दो, M and interphase. So generally अगर 24 hour के हिसाब से इस cycle को हम divide करते हैं, so G1 phase takes approximately 6 hours to complete. ओके, तो G1 फेज कंप्लीट होने में ऑन एन एवरेज कितना वक्त लगता है? 6 hours. When we talk about S phase, so S phase takes on an average about 6 to 8 hours. मतलब S phase को खत्म होने में कितना वक्त लगता है? 6 to 8 hours. Now when we talk about G2 phase, so G2 phase takes on an average about 2 to 5 hours. Okay, so now इसका मतलब क्या हो गया कि G1 फेज में कितना वक्त लगा? 6 घंटा. S फेज में कितना वक्त लगा? 6 से 8 घंटा. और G2 फेज में कितना टाइम लगा? 2 से 5 घंटा. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डिवीजन पीरियड, so division period is 1 to 3 hours. Okay, so this particular complete cycle is being made in keeping 24 hours in the mind. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग सेल्स हैं और इन सब सेल्स का जो डिवीजन पीरियड है वो डिवीजन पीरियड अलग अलग है. ओके, तो ये जो हमने साइकिल बनाया है वो 24 आवर्स के हिसाब से बनाया है. नाउ सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि G1 फेज में क्या हो रहा है, S फेज में क्या हो रहा है एंड G2 फेज में क्या हो रहा है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द इंटरफेज. So as I said,
इंटरफेज में सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा है? इंटरफेज में सबसे पहला वाला पार्ट जो है वो कौन सा है? G1 phase. Now this G1 phase is also called as post mitotic gap. So this G1 phase is also called as post mitotic gap. Why this G1 phase is called as post mitotic gap? क्योंकि इमेजिन करो कि अभी ये एक सेल डिवीजन हो गया, ओके, ये एक सेल डिवीजन हो गया, तो जैसे ही ये एक सेल डिवीजन हो जाएगा, सो दिस सेल will undergo a further division. Now imagine that this cell is going a further division. ये वाला सेल जब आगे डिवीजन में जाएगा, तो डिवीजन होने के लिए सबसे पहले कौन सा फेज आएगा? अभी इंटरफेज आएगा, राइट? अब इस इंटरफेज में टोटल कितना पार्ट है? G1, S एंड G2, राइट? तो अब डिवीजन होने के बाद सबसे पहला वाला कौन सा पार्ट आया? G1. तो माइटोसिस जैसे ही खत्म होगा, तो माइटोसिस खत्म होने के तुरंत बाद जो सबसे पहला पार्ट आ रहा है वो क्या है? G1. Therefore this is called as post mitotic gap. So as G1 phase comes immediately after mitosis, therefore this is called as post mitotic gap. तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि G1 फेज को हम लोग पोस्ट माइटोटिक गैप क्यों कहते हैं. इसीलिए पोस्ट माइटोटिक गैप कहते हैं क्योंकि सेल डिवीजन के बाद सबसे पहला स्टेज कौन सा आएगा? G1 वाला. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज S phase, and this S phase is also called as synthesis phase. Okay, and in this synthesis phase generally DNA replication takes place. मतलब ये जो S phase है, उस S phase में सबसे पहले क्या होगा? अभी DNA का replication होगा. Okay, now next is G2 phase, and this G2 phase is called as pre-mitotic gap. Okay, why this is called as pre-mitotic gap? तो हम देख सकते हैं कि माइटोसिस के सबसे पहले कौन आया? G1. इसके लिए हमने उसको क्या बोला? पोस्ट. और ये G2 के इमीडिएटली बाद क्या शुरू हो जाएगा? माइटोसिस शुरू हो जाएगा. तो माइटोसिस शुरू होने के जस्ट पहले कौन है? G2. तो जस्ट पहले G2 होने की वजह से हम क्या बोलेंगे उसको? प्री-माइटोटिक गैप. Therefore in common language we say G1 is post-mitotic gap and G2 is pre-mitotic gap. क्यों ऐसा बोला? क्योंकि माइटोसिस खत्म होने के बाद सबसे पहले कौन आया? खत्म होने के बाद सबसे पहले कौन आया? G1. इसके लिए पोस्ट. और माइटोसिस शुरू होने के जस्ट पहले कौन है? G2. Therefore pre. ये समझा? So this three terminology is very important क्योंकि इस चैप्टर में बार बार हम लोग यही कहते हैं प्री माइटोटिक गैप, पोस्ट माइटोटिक गैप. तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, so now let's discuss that what is been taking place in the G1 phase. So now in the G1 phase cell has normal growth. मतलब सेल का क्या डेवलपमेंट जो होता है वो नॉर्मली चल रहा होता है. And generally what happens in the G1 phase, the organ duplication takes place. Now when we say organ duplication, that means every cell has a presence of many small organelles. हर एक सेल के अंदर गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम के बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं. और इस G1 फेज में जनरली ये ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा या फिर न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है उसका डुप्लीकेशन होगा. Therefore we say that here there is a duplication of organelles. Okay, so here there is a duplication of organelles. Various organelles are duplicating in the G1 phase. Okay, now next part is S phase. Now when we say S phase,
So in the S phase DNA replication takes place. So let's discuss, या फिर ये पॉइंट को हम साइड में लिख लेते हैं जिसकी वजह से आपको नोट्स बनाने में बहुत ही इजी होगा. ओके ठीक है. सो हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को वापस लिख लिया. यहाँ पे नया समझने वाली जो चीज है वो क्या है, दैट इन दिस G1 फेज फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स टेक्स प्लेस. और वो कॉमन टाइप के प्रोटीन कौन से हैं, दैट इज mRNA, rRNA एंड tRNA. ठीक है. सो mRNA, tRNA एंड rRNA इज द प्रोटीन्स व्हिच आर बीइंग सिंथेसाइज्ड इन दिस स्टेज. डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स आर टेकिंग प्लेस. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने याद रखनी है वो कौन सा है, इट टेक्स अबाउट 6 आवर्स टू कंप्लीट दिस स्टेज. तो ये सारे के सारे 4 पॉइंट को आप लिख सकते हो. तो ये सारे 4 पॉइंट जो है वो आपको नोट्स में काम आएंगे. ठीक है. सो प्लीज राइट दिस 4 पॉइंट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द S phase. So as I said, S phase is also called as synthesis phase, and in this synthesis phase replication of DNA takes place. इसका मतलब सेल के अंदर जितना भी DNA है वो DNA एक से क्या हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर उसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. So let's first write the point, then we'll discuss these points.
Now, when we say S phase, so in the S phase, the replication of DNA takes place. Replication of DNA भी हम कह सकते हैं या फिर duplication of DNA भी हम कह सकते हैं, because इस phase में क्या होगा ना, imagine this is the one DNA, okay, and ये DNA अपने आप में split होकर खुद के ही जैसा नया DNA बनाता है. So we have already studied in our lower classes that if the one DNA strand is multiplying to form same type of another DNA, it is called as DNA replication, or this can be also called as DNA duplication. तो सबसे पहला पॉइंट याद क्या रखना है कि DNA के अंदर क्या हो रहा है, replication हो रहा है. So that means can I say this old DNA forms new DNA strand. मतलब पुराना वाला जो DNA स्ट्रैंड है वो नया वाला DNA स्ट्रैंड बना रहा है, और ये एक स्ट्रैंड डिवाइड होकर कितना स्ट्रैंड बना रहा है, 2 स्ट्रैंड बना रहा है. Therefore we say that here the process of DNA replication takes place or DNA duplication takes place. Now next part is formation of histone protein. Now when we talk about histone protein, so first we have to understand कि ये histone protein अपने आप में है क्या, ठीक है. Now imagine this length of DNA. Any guess what is the length of DNA? Anybody? Okay, few of may know this answer, और किसी को शायद आंसर नहीं भी पता हो सकता है. तो एक DNA का जो लेंथ है वो है 2.2 मीटर. ओके, 2.2 मीटर. एंड anybody can guess what is the size of nucleus? What is the size of nucleus? Size of nucleus is 10⁻⁻⁶ मीटर, बराबर. तो इसका मतलब डीएनए अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और उस बहुत बड़े स्ट्रक्चर को हमें एकदम छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है, ठीक है. तो अब वो न्यूक्लियस को हम फिट कैसे करेंगे? लेट्स डू अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन. इमेजिन करो कि ये अपने आप में डीएनए का स्ट्रैंड है. दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओके. एंड इस डीएनए के स्ट्रैंड को आपको बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर के अंदर फिट करना है, ठीक है. तो इसको आप फिट कैसे करोगे? सो देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन, ओके. दिस हिस्टोन हैज लाइकलीनेस टुवर्ड्स द डीएनए, या फिर मैं छोटे एक बेसिक लैंग्वेज में ये कह सकता हूं कि डीएनए स्ट्रैंड को हिस्टोन पसंद है, ठीक है. तो जैसे ही वो डीएनए स्ट्रैंड को हिस्टोन मिलेगा, ये डीएनए स्ट्रैंड ये जो डीएनए स्ट्रैंड है उस हिस्टोन के पास क्या करने लगेगा? ऐसे कॉइलिंग करने लगेगा. क्या करने लगेगा? कॉइलिंग करने लगेगा, ठीक है. नाउ कैन वी सी, अगर अब हम इसका लेंथ देखेंगे तो क्या हो गया? बहुत ही छोटा हो गया. तो इसका मतलब इतनी लंबी चीज, इतना लंबा डीएनए इतने छोटे से हिस्टोन के पास क्या हो गया? कॉइल हो गया. तो ये जब बहुत इजीली कॉइल हो जाएगा तो आराम से वो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा? फिट हो जाता है. देयरफॉर अगर इतने लंबे डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है तो हमें किसकी जरूरत है? हिस्टोन की. सो देयरफॉर अगर हम डीएनए को बना रहे हैं तो डीएनए को पैकेज करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? हिस्टोन. देयरफॉर वी से दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, या फिर आप अपने बुक में साइड में लिख सकते हो हिस्टोन प्रोटीन इज द पैकेजिंग मटेरियल ऑफ डीएनए. हिस्टोन प्रोटीन इज द पैकेजिंग मटेरियल ऑफ डीएनए, जिसके वजह से डीएनए का लेंथ क्या हो जाएगा? बहुत ही छोटा हो जाएगा, और वो बहुत इजीली इस न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. व्हेन वी से द न्यूक्लियस, तो इमेजिन करो कि ये एक डीएनए था,
ये सेल है और ये इस सेल के अंदर का न्यूक्लियस है। तो ये क्या है? सेल के अंदर का न्यूक्लियस। ओके, तो अब एक डीएनए था, राइट? इनिशियली देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ वन डीएनए, ओके, बिकॉज ऑफ द डीएनए डुप्लीकेशन के वजह से जो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड था वो कितना बन गया? 2 बन गया, राइट? So now we can see instead of one DNA in this nucleus, now there is a presence of how many strand of DNA? 2 strand of DNA is present. So as there is a 2 strand of DNA is been present, therefore we say that nucleus has double quantity of DNA. मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक के बजाय 2 गुना डीएनए है, मतलब एक स्ट्रैंड के जगह पे 2 स्ट्रैंड है डीएनए का। Now next last point is it takes approximately 6 to 8 hours, मतलब पूरे प्रोसेस को खत्म होने में कितना वक्त लगता है? 6 to 8 hours. Okay, so let's summarize. So what we have seen, S phase is called as synthesis phase. In this synthesis phase there is a duplication of DNA. Next point, there is a formation of histone protein. And what is histone protein? Right, exactly, it is a packaging material of DNA. Now DNA quantity gets doubled. Okay, now and this stage takes approximately 6 to 8 hours to complete. So I hope please you can write this. This is also very important from notes point of view. तो इसको मैं एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जिसके वजह से क्या होगा? तो जिसके वजह से क्या होगा? नाउ यू कैन इजीली रिमेंबर दिस 4 पॉइंट, और ये 4 पॉइंट आप अपने नोटबुक में लिख लो, which is very important from your exam point of view. So these are the 4 points. Okay, now let's start with the last part of the interphase, that is the G2 phase. Okay, now so this point you already know, this G2 phase is called as post-mitotic gap. Why this is, sorry, this is called as pre-mitotic gap. Why this is being called as pre-mitotic gap? This phase is called as pre-mitotic gap because इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? Mitosis शुरू हो जाएगा. So immediately after G2 there is a process of mitosis. Therefore this is called as pre-mitotic gap. Okay.
नाउ सो लेट्स डिस्कस दी G2 फेज। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है कि G2 फेज इज कॉल्ड एज प्री माइटोटिक गैप, क्योंकि G2 के बाद क्या शुरू हो जाएगा, माइटोसिस। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज प्री माइटोटिक गैप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट here there is a formation of various type of proteins, or whichever protein that it requires for the mitosis, all the proteins are being synthesized into the G2 phase। मतलब जैसे कि proteins like tubulin, proteins like spindulin, okay, तो spindulin क्या, tubulin क्या बनाएगा, tubulin makes the fiber, spindulin makes the fiber। तो ये सारे के सारे प्रोटीन जो है वो कौन बनाएंगे, G2 फेज में सारे के सारे वो प्रोटीन बन जाएंगे। ओके, नाउ आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। सो व्हाट इज अ सेंट्रियोल? कभी भी जब आपने स्ट्रक्चर देखा होगा सेल डिवीजन के वक्त, तो ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है और नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एंड इसी स्ट्रक्चर से क्या बाहर निकलता है, स्पिंडल फाइबर बाहर निकलता है। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज centriole, okay, and in the G2 phase there is a formation and duplication of centrioles। मतलब centriole बनेगा और ये centriole के वजह से जो है वो सारा का सारा प्रोसेस होगा, या फिर क्रोमोसोम जो है वो एंकरेज करेगा। Now next part, now this complete process takes about 2 to 5 hours to complete। okay, so सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पर सारे के सारे जितने भी प्रोटीन्स चाहिए वो बनेंगे, और आप क्या याद रख सकते हो, ट्यूबुलिन्स एंड स्पिंडलिन। या नेक्स्ट देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, और दिस पर्टिकुलर प्रोसेस टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 hours टू कंप्लीट। तो इससे हमारा क्या कंप्लीट हो गया, इंटरफेज। ओके, नाउ यू कैन इवन राइट दिस 4 पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ये आपके नोट्स के लिए काम करेंगे। सो आज हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि सेल साइकिल में 2 पार्ट है, पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। सो आज हमने इंटरफेज को कंप्लीट किया। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल ओवरव्यू, ये जो माइटोसिस है वो अपने आप में 4 स्टेज में डिवाइड होता है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये 4 फेज के नाम आपने सुन रखे हैं अपने 10th में। इंटरफेज इज समथिंग जो आपने सुना हुआ था, बट इतना डिटेल आपको पता नहीं था। सो आई होप आपको इंटरफेज समझ में आ गया होगा। सो टुडे वी विल stop our lecture at the interface, and the exact process of mitosis we will discuss in the next lecture. Thank you.